विभाग के सारे अध्यापक और मेरे सुधीजन और मेरे साथियों, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। निषेधतर 2 सूचनाएँ इसलिए कि मुझे थोड़ी-सी जो अन अन मतलब जो हमारे बीच में जो डेट का गड़बड़ हुआ उसका कारण 2 था कि एक तो मुझे सूचना देर से मिली थी और मैं वो हमारे गुरुवर प्रोफ़ेसर ओम प्रकाश सिंह से बातचीत हुई थी, तो थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया था। दूसरी बात है कि वर्तमान में मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का डीन हूँ। इस वजह से अभी कोरोना संकट में विद्यार्थियों को लेकर काफ़ी समस्याएँ हैं, उसमें मैं उलझा रहा। लेकिन आप सब पूरे संयोजन जो समिति है उसमें और रामनारायण सिंह जी का दबाव मेरे ऊपर, इसलिए मैं आज आप लोगों के सम्मुख हूँ और ये मैंने कल ही निर्णय लिया कि आज हमारी बातचीत हो पाएगी। एक और उससे भी बोला कि मेरा भी संबंध वहीं से है, मैं अवधीभाषी हूँ, मनकापुर का हूँ, आपके बहुत नज़दीक हूँ और आपके संस्थान से के बगल से कई बार गुज़रा हूँ। आज हम आपके साथ मुखातिब हूँ और उस संस्थान में बातचीत कर रहा हूँ। ये मेरे लिए खुशी की बात है। ये मेरे लिए वैसे ही है जैसे लोगों की घर वापसी होती है। अच्छी बात है कि सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, गोंडा में मुझे बोलने का मौका मिले, तो मैं उस माटी का भी कुछ ऋण अदा कर पाऊँगा, जिसने हमको यहाँ तक पहुँचाने में अपनी महती भूमिका निभाई है। आप सबका पुनः एक बार अभिनंदन करते हुए, जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि इस विषय पे बहुत सारी परिचर्चाएँ हो चुकी हैं और हिंदी साहित्य में भी शोध की स्थिति में, दशा-दिशा में, संभावनाओं में, उनकी चुनौतियों पे भी कुछ बातें रखी गई होंगी या शोध प्रवृत्ति पे रखी गई होगी। मैं आज आप लोगों से व्याख्यान की मुद्रा में बातचीत ना करके, बल्कि एक बातचीत की मुद्रा में बातचीत करने आया हूँ। तो व्याख्यान इसलिए केवल नहीं कि अगर सिर्फ़ व्याख्यान दूँगा तो किताबी बातें होंगी। मैं अपने जीवन अनुभव, शोध के संदर्भ में जो-जो पाया हूँ और शोध के सिद्धांत जो हैं और जो मैंने अपने रिसर्च एरिया में और अभी तक जो मैं करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। एक साहित्य का विद्यार्थी नियमित पाठक ही होता है। उस क्रम में जिस सिद्धांत को लेके, जिस स्वरूप को लेके मैं अध्ययन-अध्यापन कर रहा हूँ, वो सब आपके साथ साझा करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये इसलिए कि शोध में 2-3 बातों का ध्यान हमेशा रखा जाता है और ये कहा जाता है कि आपकी अभिरुचि के बिना या आपके जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बिना उतना सकारात्मक परिणाम नहीं आता है। तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप कैसे होता है या वो बन कैसे जाता है, इन सब मुद्दों पे भी मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। लेकिन इन सबसे पहले क्योंकि ये मुझे स्पेशली हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों या साहित्य के विद्यार्थियों को लेके बातचीत करनी है, तो उस संदर्भ में पहले 2-3 सूचनाएँ आपको देना आवश्यक है, विषय पे मूल विषय पे आने से पहले। इसलिए कि ये उसके पृष्ठभूमि के रूप में है, जो आज के साहित्य के विद्यार्थी नहीं जानते, नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से विषय निर्धारण से लेके शोध सामग्री संकलन और शोध प्रबंध लिखने तक में भी दिक्कतें आ रही हैं। वो समझने की बहुत ज़रूरत है और दृढ़ता से समझने की ज़रूरत है। जैसे साहित्य के उद्देश्य की बहुत सारी परिभाषाएँ दी हुई हैं। साहित्य क्या है? रामचंद्र शुक्ल भी बताते हैं और भी तमाम आलोचक बताते हैं और हम उसको पढ़ते पढ़ाते रहे हैं और हम एक सिद्धांत मानते हैं कि साहित्य क्या है। लेकिन साहित्य के लिखने, पढ़ने, समझने का उद्देश्य क्या है? इस पे भी बातचीत हुई है। इस संदर्भ में मैं इन बातों की तरफ लौटना चाहता हूँ, जिनसे हमारे परिवेश का निर्माण हुआ, जिनसे हमारा संस्कार हुआ है। और अमूर्त शब्द है, मैं बोल रहा हूँ। अमूर्त है इसलिए कि किन परिस्थितियों में आपका परिवेश होता है, किन अकादमिक स्थितियों में रहते हैं, वो सारे सब मिल के आपको बनाते हैं और आप उसको जानते-पहचानते हैं। ऐसा भी होता है जीवन में कि बहुत सारी चीज़ें अनकही अकथ होती हैं, लेकिन आपके संस्कार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे आप किस समाज में पैदा हुए हैं और आपने किस तरह की कथा, कथेत्तर साहित्य, परिवार सबको समझा है। वो सब आपको निर्माण में, आपके व्यक्तित्व के निर्माण में, आपकी सोच के निर्माण में महती भूमिका निभाते हैं और यही जो भूमिका होती है इस निर्माण की प्रक्रिया में, वो आपके शोध में कभी अड़चन डालती है और कभी आपके शोध में सहायक होती है। इसलिए कि जब इन सोच के साथ आप साहित्य के क्षेत्र में या शोध के क्षेत्र में जाते हैं, तो कभी-कभी वो आपके आग्रह, दुराग्रह बन जाती है और शोध प्रवृत्ति का निर्धारण ना करते हुए आप आइडियोलॉजिकल वॉर में उलझ जाते हैं और वैचारिक द्वंद्व में आप ऐसे निष्कर्ष पे आ जाते हैं,
जो साहित्य की जरूरत शायद ना हो। और कभी कभी ये सब संस्कार ना होते हुए केवल आप विषय ज्ञान को ध्यान में रखते हुए और छात्रोपयोगी विषय लेते हैं और जल्दी से नौकरी पाने की तलाश में या अपनी डिग्री पूरा करने के लिए भी विषय ले लेते हैं। ये दोनों स्थितियों में आपके लिए घातक और मारक होता है, अकादमिक दुनिया के लिए भी और आपके लिए भी। ऐसी स्थिति में जो शोध का उद्देश्य रहा है या जो साहित्य का उद्देश्य रहा है, मैंने जो समझा वो गीता का एक श्लोक लेता हूं। उस गीता के श्लोक से मैंने अपने आप को बहुत पहले परिमार्जित किया था गुरुवर केदार जी को याद करते हुए कि गीता का श्लोक है, उसकी एक लाइन है, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत्। अर्थात जो साहित्य का उद्देश्य है, ये भारतीय परंपरा में बात कर रहा हूं मैं, आज उसमें कुछ चीज परिवर्तन हो रहा है। तो भारतीय परंपरा में साहित्य जो रहा है और जो साहित्य का उद्देश्य रहा है, वो पहला लिखा है कि अनुवेद, जो अनुद्वेद कारक हो, अर्थात वो ईर्ष्या घृणा द्वेष इन सब से रहित हो। तो हो कैसा? सत्यम प्रिय हितम, मतलब सत्य हो और प्रिय हो और हितकारी हो। ये हमारे यहाँ साहित्य का उद्देश्य गीता बताता है। अब साहित्य का उद्देश्य अगर प्रिय होगा, सत्य होगा, हितकारी होगा, राग द्वेष घृणा से मुक्त होगा, तो वो लोगों के सार्वभौम हित की बात कर पाएगा। लेकिन क्या वर्तमान साहित्य या तत्कालीन साहित्य यही करता आया है? अगर यही करता आया है तो फिर हमें उसमें शोध की, उसमें नवीन संभावनाओं की तलाश की जरूरत क्या है? क्योंकि ऑलरेडी तो हितकारी है, जो कुछ लिखा जाएगा वो सत्य होगा, प्रिय होगा, हितकारी होगा। ऐसा है? यदि नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर है तो वर्तमान स्वरूप में या तत्कालीन समय में उसका स्वरूप एक ही था। इन सारे मुद्दों से जब हम रूबरू होते हैं, परिचित होते हैं, तो हमें उस समय उसके नवीन अर्थ की संभावना और शोध की जरूरत महसूस होती है। ये पाठक या शोधार्थी या पाठक और टेक्स्ट के बीच के संबंधों को भी निर्धारित करता है। और ये इसलिए भी, अगर हम थोड़ी और परंपरा से ही बात करते हैं, अभी हमने परंपरा से शुरू की है, गीता से मैंने बात रखी है, तो अगर वहीं पे जाएं तो एक टीकाकार रहे हैं मल्लीनाथ जी। इन्होंने कालिदास के साहित्य को विवेचित करते हुए, पढ़ते हुए रिसर्च के कुछ सूत्र दिए। और उस सूत्र में क्या उन्होंने बोला कि न अमूल्यम लिख्यते किंचित न अपेक्षित मुच्यते। न अमूल्यम अर्थात जिसका मूल ना मिलता हो, अर्थात जिसका प्रमाण ना मिलता हो, वो आप शोध में लिख नहीं सकते। मतलब शोध में जो कुछ भी आप कहेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे, वो आपको प्रमाणित करना पड़ेगा, उसका प्रमाण जरूरी है। और वो जो यहाँ अमूल्य का जो है वो मूल्यहीन नहीं होना चाहिए, उसका मूल्य भी होना चाहिए। यहाँ मूल्य अमूर्त शब्द में आज के अर्थ में नहीं बोल रहा हूँ। मूल्य मतलब उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, उसके प्रमाण क्या है। उसी में आगे बोलते हैं नानपेक्षित मुच्यते, अर्थात जो अपेक्षित ना हो, जो जरूरत की चीजें ना हो, वो भी आपके शोध का हिस्सा नहीं होना चाहिए, वो भी शोध का अंग नहीं है। शोध का अंग वही है कि जो आपका शोध प्रश्न है, उस शोध प्रश्न के लिए जो आपने सिद्धांत लिया है, उस सिद्धांत के हिसाब से शोध का जो जवाब मिल रहा है प्रश्न का, वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप किसी साहित्य में किसी सिद्धांत को लेते हुए रस विवेचन करना चाहते हैं या छंद विवेचन करना चाहते हैं। आपने दुनिया भर की बात उसमें कह दी और आपने 800 पेज लिख दिया, लेकिन छंद विवेचन पे आते आते आपने 3 पेज में समेट दिया। तो जो वो आपने 3 पेज को छोड़ के बाकी जो कुछ लिखा है, वो शोध का अंग नहीं है, ना उसकी जरूरत है। इसीलिए मल्लीनाथ ने जो बोला था, सोचिए कि कालिदास का टीका करते उन्होंने कब ये बात कही कि जो प्रमाणित ना हो, उद्देश्य युक्त ना हो और आवश्यक ना हो, वो शोध का हिस्सा नहीं है। इससे अपने आप स्वतः स्थापित हो गया कि साहित्य के क्षेत्र में भी शोध के क्या क्या बिंदु हो सकते हैं। अभी आधुनिक शोध सिद्धांत में मैं आता हूं, उस पर भी चर्चा करूंगा, मैं दोनों को रिलेट करूंगा।
तो ये तो हुआ हमारे यहाँ साहित्य का उद्देश्य क्या है भारतीय चिंतन परंपरा में, और भारतीय चिंतन परंपरा में साहित्य में शोध की उपयोगिता क्या है, आवश्यकता क्या है, और उसकी दिशा और दशा क्या होनी चाहिए। ये दोनों सूत्र हमने आपके सामने रखे। अब इसमें देखना है कि जिन सिद्धांतों को लेकर शोध करने की प्रक्रिया शुरू हुई वो हमारे क्या रहे हैं, भारतीय चिंतन में शोध ग्रंथ किस रूप में रहे हैं या शोध का जो प्रारूप किस तरह रहा है। तब जब हम आते हैं तो हमको अभी संस्कृत का शास्त्र में जाना पड़ेगा, संस्कृत सिद्धांत में ही, तो देखेंगे कि हमारे यहाँ वांग्मय दो तरह के होते हैं, एक होता है काव्य, एक होता है शास्त्र। काव्य वो है जो हमें कविता के रूप में उपलब्ध होती है, जो हमारे रस आनंद प्रदान करते हैं, और शास्त्र वो होता है जो काव्य लिखने के सिद्धांत को बताते हैं। काव्य जैसे कबीर के पद, तुलसी के रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण। शास्त्र जैसे व्याकरण ग्रंथ, काव्य शास्त्रीय सिद्धांत के ग्रंथ। ये हो गया हमारे तरह, इस तरह से वांग्मय हमारे यहाँ दो प्रकार के थे, एक काव्य एक शास्त्र। और मैंने बताया कि ये शास्त्र काव्य को लिखने की प्रक्रिया का बोध कराते थे। इस दृष्टि से अगर हम आते हैं तो राजशेखर का मैं उदाहरण लेना चाहूंगा, और राजशेखर बताते हैं कि इसको रचने के लिए जो कवि होता है, रचनाकार होता है, वो तीन प्रकार का होता है। एक वो होता है जो काव्य लिखता है, अर्थात रचना लिखता है, मूल कविता होता है, लिखता है वो। दूसरा होता है वो कवि जो शास्त्र कवि होता है, जो शास्त्र लिखता है। और तीसरा होता है ऐसा जो उभय होता है, मतलब शास्त्र के सिद्धांत भी बताता है, साथ ही साथ उन सिद्धांतों के आधार पर उदाहरण के रूप में अपनी कविता भी प्रस्तुत करता है। इस तरह से हमारे यहाँ कवि भी या रचनाकार भी तीन प्रकार के हुए हैं। और इन तीनों ने जो लिखा है उसका स्वरूप क्या रहा है। पहला जो रूप हमारे यहाँ विद्यमान है वो है सूक्ति। सूक्ति क्या है, जो है सूत्राण सूत्रम, मतलब जो सूत्र में गुंफित हो वैसे ही जैसे माला एक एक मोतियों से गुथी हुई होती है। अब वो एक एक मोती कैसे बनेंगे, सूत्र के जो लक्षण हुए, वो पहला हुआ कि वो अल्पाक्षर होना चाहिए, दूसरा असंदिग्ध होना चाहिए, तीसरा वो विश्वतोमुखम होना चाहिए अर्थात व्यापक होना चाहिए, चौथा सारवत होना चाहिए, पांचवा अनवद्य या अनिंदित होना चाहिए जिसमें कोई दोष ना हो। ये सूत्र है। अब ये सूत्र अगर लिखा जाएगा, जैसे मैंने बताया कि ये टेक्स्ट बन गया, सूत्र लिख गया। अब उस सूत्र को समझने के लिए क्या हमारी क्षमता उसी रूप में विद्यमान है, यही शोध की जरूरत आपको महसूस होती है। और जो उसका शोध करेगा वो किस रूप में करेगा। तो शोध को, उसको सूत्र को पढ़ने के लिए हमारे यहाँ वृत्ति का निर्माण हुआ। वृत्ति क्या है, वृत्ति ग्रंथ क्या है, जो उस सूत्र के सकल सार का विवरण करता है, अर्थात सकल सार विवरणम वो वृत्ति है। मतलब संपूर्ण सार का विवरण जिसमें उपस्थित हो वो वृत्ति है। अब ये वृत्ति, इसका उदाहरण आपको बहुत सारे में दे सकता हूं, लेकिन पहले कुछ कुछ सिद्धांतों की बात कर लूं। ये जो वृत्ति है, अब सूत्र और वृत्ति को दोनों को अगर उपस्थित है तो उसको अध्ययन कैसे करेंगे, उसका अध्ययन कैसे करेंगे। तो हमारे यहाँ वो पद्धत ग्रंथ है। पद्धत ग्रंथ किसको बोलते हैं, जो सूत्र वृत्त विवेचनम, मतलब जो सूत्र और सूत्र की वृत्ति दोनों का विवेचन करता हो वो पद्धति है। इसको ऐसे कर सकते हैं, अर्थात जो सूत्र को और वृत्ति के विवेचन को अलग अलग करके देखता हो, दोनों का एक सम्यक सार हमारे प्रस्तुत करता हो। इस क्रम में आते हुए जो महत्वपूर्ण है, जहां मैं आपको लाना चाहता था, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि मैं सूत्र और वृत्ति और पद्धति की बात करूं, वो है भाष्य, टीका। ये तीन बहुत जरूरी है समझना, विशेष तौर पे हिंदी के छात्रों को लिए और या अन्य भारतीय भाषाओं के जो शोधार्थी हैं उनके लिए। हमारे यहाँ भाष्य और टीका दोनों रहा है। भाष्य क्या है, भाष्य वो है जिसको बोलते हैं अक्षिप्य भाषणम भाष्य, भाषणात् भाष्यम, अक्षिप्य भाषणात् भाष्यम। अक्षिप्य भाषणात् भाष्यम अर्थात जो बात सूत्रकार ने सोचा
और उसे सूत्रबद्ध नहीं किया, उस विचार को उस पे आक्षेप करते हुए अर्थ का विश्लेषण करना, वो है हमारे यहाँ भाष्य। और टीका क्या है कि यथासंभव अर्थस्य टीकनम टीका, अर्थात यथासंभव अर्थ का संकेत करना टीका है। अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, अगर मैं दोनों को एक साथ रखूं, कि जैसे हिंदी में आईआईटी के मैथ्स के प्रोफेसर हैं वागीश शुक्ल, उन्होंने राम की शक्ति पूजा पे उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं टीका लिख रहा हूं, उसका नाम है छंद छंद पे कुमकुम। अब छंद छंद पे कुमकुम उन्होंने टीका लिखा, टीका उन्होंने इसलिए कहा जब उसको पढ़िए तो वो टीका से ज्यादा भाष्य प्रतीत होता है, लेकिन भाष्य उसको उन्होंने इसलिए नहीं कहा कि भाष्य में और भी बहुत कुछ है। जैसे मान लीजिए कि कामायनी लिखी गई और कामायनी के चिंता सर्व को लिखते हुए जयशंकर प्रसाद ने शैव दर्शन के कुछ शब्दावलियों का प्रयोग किया, लेकिन शैव दर्शन को हूबहू विवेचित नहीं किया। यही नहीं, उन्होंने भूमिका में लिखा कि उनको कामायनी की कथा किस तरह से एक मिली मिट्टी के रूप में मिला और उन्हें एक से उसको बना के आपके सामने प्रस्तुत किया, ये उन्होंने भूमिका में स्वीकार कर लिया और उन्हें कुछ उदाहरण भी आप उसमें भूमिका में दे दिया। लेकिन जितना जयशंकर प्रसाद ने कहा मनु और श्रद्धा की कहानी पाने के लिए, क्या उतने ही सच है? और अगर मनु और श्रद्धा किस रूप में कहां कहां आए हैं, इसका विवेचन कैसे होगा? अगर कोई कामायनी का भाष्य करता है तो ये बताएगा कि वो किस रूप में कथा रही है और कहां कहां आया है, उसका प्राचीन रूप क्या रहा है, वर्तमान में जयशंकर प्रसाद ने अपने कामायनी में उसका रूप कैसे उपयोग किया है। एक बात, साथ ही साथ शैव दर्शन के सिद्धांत क्या रहे हैं और शैव दर्शन के ओरिजिन के बारे में, शैव दर्शन के आज की स्थिति के बारे में भी वो बताएगा, और बताएगा कि शैव दर्शन से किन तरह के शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए जयशंकर प्रसाद ने चिंता सर्ग में शैव दर्शन का प्रयोग किया है। ये बताने वाला जो होगा वो भाष्यकार होगा, क्योंकि वागीश शुक्ल इस तरह के राम की शक्ति पूजा के जिक्र करते हुए, या जो कामायनी के भाष्य लिखा गया, अगर आप दोनों का तुलना करेंगे तो कामायनी के भाष्य के जो नाम अभी मुझे याद आ जाएगा, मैं बताता हूँ। कामायनी के भाष्यकार दो हुए हैं, बनारस से हुए हैं, काशी से, उसको देखिए और वागीश शुक्ल के छंद छंद पे कुमकुम देखिए, तब प्रतीत होता है कि जो वागीश शुक्ल ने एक टीका लिखा है। क्यों? क्योंकि वागीश शुक्ल ने उस पंक्ति में एक एक पंक्ति की बात ली है, उस पंक्ति में कौन सा शब्द आया है उसका विश्लेषण किया और ये बताने की कोशिश की कि रामचरितमानस भी इस तरह से आया है, या उससे पहले राम कथा में कहाँ प्रयोग हुआ, कृतिवास ने किस रूप में प्रयोग किया है, या वाल्मीकि ने। लेकिन उन्होंने तीन ही स्रोत ज्यादातर प्रयोग किया है, वाल्मीकि रामायण, कृतिवास रामायण और रामचरितमानस। लेकिन राम कथा का मूल स्रोत कहाँ है? अगर आप फाजिल कामिल बुल्के को भी जाके देखिए, जिन्होंने राम कथा के मूल स्रोत पे किया, तो उन्होंने भी स्वीकार किया कि उनको मूल स्रोत का पता लगा नहीं गया, उनको भी कथा मिली और वहां से उन्होंने रिसर्च शुरू किया। तो अगर राम कथा पे आप बात करने जा रहे हैं तो राम कथा का मूल स्रोत कहाँ है, उस मूल स्रोत में क्या था, और वर्तमान में राम कथा क्या, शक्ति पूजा में राम कथा का प्रयोग कैसे हुआ है, अगर ये लिखा जाएगा तो ये भाष्य होगा। लेकिन इस भाष्य को लिखने के लिए किस शोध पद्धतियों का आपको अनुकरण करना होगा, ये भी तो जानना पड़ेगा। पहले तो मैं इसको इसलिए उदाहरण के रूप में रखा कि पहले इस समस्याओं को समझना पड़ेगा आपको कि जरूरत हमारी क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आपका शोध का प्रश्न क्या है, और आप उस रिसर्च से चाहते क्या है। ये तय करने के बाद उसके टूल्स आप डेवलप करेंगे, उन उपकरणों को ग्रहण करेंगे जो अभी मैं आपको क्रमशः बताऊंगा, और उन उपकरणों का प्रयोग करते हुए जिन सवालों के तहत आपने अपना शोध कार्य शुरू किया था, क्या उन सवालों का जवाब जैसा आपकी परिकल्पना थी, हाइपोथेसिस थी, उसी अनुसार मिला? यदि नहीं मिला तो अंतर क्या है, साम्य और वैषम्य क्या है, आपसे पूर्व में किए गए शोध में जो कहा गया है उससे आपका शोध कितना साम्य रखता है, कितना विरोध रखता है, तब आपके शोध की प्रासंगिकता भी समझ में आएगी। इसलिए हमारे यहाँ क्या होता है कि समीक्षा, टीका, शोध और आलोचना में अंतर ही महसूस नहीं करते हैं।
अगर मैं नलिन बेरोचन शर्मा के एक उक्ति को याद करूं तो नलिन बेरोचन शर्मा जी बोलते हैं कि हिंदी में जो शोध होते हैं वो अक्सर आलोचना के विषय को, तात्विक शोध नहीं होता है। और तात्विक शोध का वो तुरंत उसी किताब में, उसी उद्धरण में वो तात्विक शोध क्या वो भी बताते हैं। अगर मैं उनके द्वारा कहे बात को अगर उद्धरण के रूप में आपके सामने रखूं, मैं छोड़ छोड़ के 2-3 पंक्ति पढ़ता हूं। उन्होंने बोला कि हिंदी शोध की प्रमुख समस्या मेरे समझ में तात्विक शोध को लेकर ही है। साहित्य विषयक तात्विक शोध ना तो सर्वथा अज्ञात का आविष्कार होता है, ये विद्यार्थियों को ध्यान से सुनने की जरूरत है। वो बोल रहे हैं साहित्य विषयक तात्विक शोध ना तो सर्वथा अज्ञात का आविष्कार होता है और ना ही सुपरिचित का अनुशीलन। स्वअल्प परिचित और गौड़ लेखकों की उपेक्षा और दुर्लभ कृतियों का सश्रम संपादन और विश्लेषण ही तात्विक शोध माना जा सकता है। मतलब अगर नलिन बेरोचन शर्मा के, जिन्होंने हमारे यहाँ साहित्य दर्शन की किताब लिखी हो, प्राथमिक ग्रंथ उन्होंने साहित्य दर्शन पे लिखा, और वो बताते हैं कि साहित्य में शोध आलोचना से कैसे अलग होगा और आलोचनात्मक विषय को केवल शोध का अंग नहीं बनाना चाहिए बल्कि तात्विक शोध करना चाहिए। और कोई सैद्धांतिक अंतर ना समझे, इसलिए उन्होंने बताया कि तात्विक शोध के लक्षण क्या क्या है और तात्विक शोध में क्या क्या आ सकते हैं। अगर मैं इस कोटेशन को आगे पढ़ूं उससे पहले ही विद्यार्थियों को पूछूंगा या उनसे बोलूंगा कि अपने मन में वो सवाल पैदा करें कि क्या हमारे यहाँ किसी शोधार्थी के मन मस्तिष्क में ये सवाल आया कि क्या हमें ऐसे किसी भी विषय पे शोध करने की जरूरत है जिसे साहित्य के इतिहास में तब या रचनाकार के रूप में रख दिया गया था। और वो गौड़ इसलिए थे कि रामचंद्र शुक्ल ने बोला था कि तत्कालीन समय के चित्तवृत्तियों और मनोवृत्तियों को समझते हुए उन्होंने इतिहास लिखा है। और उनके मनोवृत्ति के हिसाब से हो सकता हो ना फिट बैठे हो, ये भी हो सकता है, या हो सकता है उस समय उनके पास उपलब्ध सामग्री ना रही हो, बाद में और उपलब्ध हो गई हो। लेकिन क्या हमने जानने की कोशिश की? और अगर हमने इसे जानने की कोशिश ही नहीं की तो गौड़ बने रह जाएंगे। यही नहीं, हमारे यहाँ जो पांडुलिपियां उपलब्ध हैं जो बाद में मिली हैं, उन पांडुलिपियों का क्या हमने भाषा अनुकरण करने की या उसको अनुदित करने की या उनके साथ उस समय में उपलब्ध लिपियों के साथ तारतम्य बिठा के उसका भाष्य करने की कोशिश की? और इसलिए नहीं की कि हमें लगता है कि सहजता से शोध हो जाएगा तो उन विषयों को उद्धरण देने की जरूरत ही नहीं है। और तब जब ये रिसर्च वो पांडुलिपि कोई विदेशी हमारे यहाँ से लेके जाता है और वो काम करता है, तब हम बताते हैं कि अरे तो बहुत महत्वपूर्ण था। कबीर की विद्वान लिंडा है सो सकती है, लेकिन कबीर के विद्वान, कबीर हमारे यहाँ पैदा हुए, हमारे यहाँ रहे, हमारे यहाँ उन्होंने लिखा, उसकी भाषा की समझ हमको है। तो ना मगहर वाले समझ पाए, ना अवधपुर वाले समझ पाए और ना बनारस वाले समझ पाए, लेकिन जर्मनी में उस पर रिसर्च हुआ तो हम सब लोग मान गए। इसी तरह से पंत पे शोध जब ई चेलिसियो करते हैं तो हमको पंत बड़े महत्वपूर्ण कवि लगते हैं। क्या ये हमारे सोच की या हमें दूसरों पे विचार पे लेने के आधारित हम अभी तक नहीं है? तो क्या शोध में हमारी अपनी मानसिकता उस बड़े फलक पे हमें ले जाने से रोकती है? अगर रोकती है तो उसके कारण क्या है? शोधार्थी को इन प्रश्नों पे विचार करना चाहिए। और इन प्रश्नों पे जब मैं विचार करता हूँ, यही मैं बोल देता हूँ कि हमारे यहाँ सामान्यतः 2 प्रकार के शोध छात्र होते हैं। पहले वो होते हैं जो डिग्री पाना चाहते हैं। अब डिग्री पाना चाहते हैं तो एक तो वो शोध करेंगे, दूसरे वो होते हैं जो सामान्य शोध करते हैं, जिनका उद्देश्य होता है स्वतंत्र रूप से किसी विषय पे चिंतन, उसके लिए कुछ निष्कर्षों का प्राप्त करना। स्वतंत्र रूप से जो शोध होता है उसकी रुचि अभिरुचि सब कुछ वो पाठक या शोधार्थी स्वयं निर्धारित करता है। यहाँ पे एक और बात समझने की पड़ेगी कि जो एमफिल पीएचडी के लिए जो शोध किए जाते हैं उसके भी 3 तर्क हैं। वो 3 अर्थ इन अर्थों में है कि कुछ ऐसे शोधार्थी होते हैं जिनको फेलोशिप मिल जाता है, तो फेलोशिप का यूटिलाइजेशन होगा, इसलिए शोध करना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। दूसरा होता है कि वो अकादमिक
जगत में आना चाहते हैं, जल्दी से सफल होकर पीएचडी करके नौकरी पाना चाहते हैं। और तीसरे इस तरह के होते हैं विशेष तौर पे भारतीय भाषाओं में और हिंदी में, जिनका कुछ नहीं हुआ तो चलो भाई खाली समय में कुछ नहीं करते तो पीएचडी कर लेते हैं। ये तीन उद्देश्य तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। और दिल्ली जैसी जगह में रहते हुए मैंने विशेष तौर पे महसूस किया है, स्पेशली ग्रेजुएशन के एडमिशन लेते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में 10-12 साल में रहा और वहां एग्जामिनेशन में देखता रहा, तो मैंने देखा कि उन विद्यार्थियों जिनको ऑनर्स में कहीं एडमिशन नहीं मिलेगा तो हिंदी ऑनर्स में एडमिशन ले लेंगे, जैसे वो प्राथमिकता में था ही नहीं। वो इसलिए ले लिए कि उनको विश्वविद्यालय में पढ़ना है और आप उनसे उम्मीद रखते हैं कि अकादमिक जगत में आके वो बहुत बड़ा शोध कर देंगे। इस विषय विस्तृत पे भी आपको भी सोचने की जरूरत है। दूसरी बात यह है कि केवल शोधार्थी पे सवाल उठाने से पहले हमको शोध निदेशक पे भी सोचना पड़ेगा। जो शोध निदेशक होते हैं, जो एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेके आते हैं किन्हीं भी कारणों से, उन तीनों कारणों में से कोई भी एक कारण चुन के, तो क्या जिन विषयों पे वो काम करना चाहते हैं उन विषयों में एक शोधार्थी के शोध निदेशक अपनी अभिरुचि जगाता है? कभी कभी नहीं जगाता, और कभी कभी जगाता है तो जो उसका प्रोजेक्ट होता है जिसमें वो काम करना चाहता है, जिसमें उसके अकादमिक भला होने वाला है, उन विषयों को अपने विद्यार्थियों पर आरोपित कर देता है। ऐसा सामान्य तौर पे पाया जाता है। ऐसे में आप एक जो शोध के सिद्धांत है जिसमें आप बोलते हैं कि पूर्वग्रह मुक्त हो, वस्तुनिष्ठ हो, सारगर्भित हो और प्रासंगिक हो, ये शोध के सिद्धांत, इन शोध के सिद्धांतों का आपने तो पहले दिन ही अनुपालन नहीं किया जिस दिन आप शोध के क्षेत्र में आ रहे हैं और आप चाहते हैं कि शोधार्थी बन जाए और बेहतर शोध दे दें। दूसरी बात ये होती है कि हमें शोध करना है, हमें यही नहीं पता है कि प्राथमिक ग्रंथ क्या है और द्वितीय ग्रंथ क्या है। हम प्राथमिक ग्रंथ को लेकर रिसर्च करते हैं या द्वितीय ग्रंथ जो हमारे पास उपलब्ध है उसमें जो कोट अनकोट है उस कोट अनकोट को अपने यहाँ रखते हैं और उदाहरण दे देते हैं कि हमने पहला ग्रंथ से लिया है। हम इतने बड़े चोर कला में निपुण हैं कि जो द्वितीय ग्रंथ से रिसोर्स लेते हैं उसका भी नाम नहीं देते हैं, सीधे सीधे मूल ग्रंथ का नाम दे देते हैं, जो कि हम देखे ही नहीं होते हैं। और जब अपना बिब्लियोग्राफी बनाते हैं उस बिब्लियोग्राफी में मूल ग्रंथ का जो संपादन का समय देते हैं दूसरा दे देते हैं। तो मतलब जो उद्धरण आपने दिया, जो द्वितीय ग्रंथ का रचनाकार रहा होगा, जो जिसने प्राथमिक ग्रंथ से लिया होगा, उसने जो संपादन का जो वर्ष दिया होगा या रचना का जो वर्ष दिया होगा, जो पृष्ठ संख्या दिया होगा, और आपने अपने बिब्लियोग्राफी में जो पुस्तक दिया है, दोनों के तालमेल में अंतर हो जाएगा। अब तीसरी भी चुनौती है कि जो एग्जामिनर्स होते हैं उनके पास जाता है, क्या एग्जामिनर्स कभी मूल ग्रंथ से जो आपने कहा उससे हमने मिलाया? हम मिलाते भी नहीं है। हमारे पास टेक्स्ट आया और वो जैसे शोध ग्रंथ आता है, कहीं ना कहीं से आज की व्यवस्था में शोधार्थी को भी पता लग जाता है कि शोधार्थी ने तो शोध निदेशक को पता ही होता है कि 5 नाम दिया, किसी एक के पास गया होगा, 5 को फोन कर लेगा और बोलेगा भाई साहब वो जरा गया है, देख लीजिएगा, जल्दी रिपोर्ट दे दीजिए, बच्चे को उपाधि मिल जाएगी। अब जिसके पास गया है वो 3 महीना रखा रहा, जल्दी से पढ़ के लिख दिया कि सब उत्तम है। तो ना तो पहली गलती शोधार्थी ने किया, दूसरी गलती उसको शोध निदेशक ने किया, तीसरी गलती उसके एग्जामिनर भी कर दिया। और उसके बाद जब हम साक्षात्कार में जाते हैं तब हम प्रश्न पूछते हैं, तो मुझे कभी कभी लगता है कि जिनको लेके हमने लिख दिया कि शोध उपाधि प्राप्त करने योग्य है और फिर मैं साक्षात्कार में आ गया, तो क्या मुझे नैतिक तौर पे ये अधिकार बनता है कि मैं उस शोध ग्रंथ को पीएचडी उपाधि के लिए अनुमोदित ना करूं? ऐसा हो नहीं सकता। और इस परंपरा में हम शोध करते जा रहे हैं। यहाँ पे उदाहरण दूंगा, जैसे तत्कालीन विमर्शों के समय में हमारे पास हजारों रिसर्च आए, जो चाहे दलित आत्मकथा पे हो, दलित स्त्री लेखन पे हो या स्त्री लेखन पे हो, हजारों शोध विषय आ गए और उन शोध विषयों पे हिंदुस्तान के सारे विश्वविद्यालयों में काम हो रहा है। क्या कोई ऐसा टूल हमने डेवलप किया था कि हम सबसे एक दूसरे से जो बात करें, जबकि शोध सिद्धांत में है और विद्यार्थी लिखता है कि हमने फला फला विश्वविद्यालय से संपर्क किया, उसमें इस तरह का कोई काम नहीं हो रहा है? ऐसा है क्या? वो तो भला वो शोध गंगा का और जो प्लुरलिज्म के चेकिंग का, जिसकी वजह से आ गया कि आप करोगे तो टेस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या भारतीय भाषाओं में भी वो टेस्टिंग प्रणाली उसी तरह से लागू है? नहीं है, क्योंकि उनके पास तो फॉन्ट ही नहीं है। तो ये भी एक समस्या है।
सिद्धांत तो हम गढ़ते जा रहे हैं, लेकिन प्रायोगिक स्तर पे ऐसा नहीं हो पा रहा है। और तब हम नितांत मौलिक और अर्थपूर्ण शोध की उम्मीद करते हो। ये हमें तीनों को मिलकर सोचने की जरूरत है। मैं किसी एक को उत्तरदायी नहीं बता सकता, हम उसके उत्तरदायी हैं। हम बोल रहा हूं, ना कि विद्यार्थियों शोध। हम इसलिए बोल रहे हैं कि उसका पार्ट एक, मैं भी उसका एक अंग हूँ। अगर वो गलती मैं करता हूं तो मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा विद्यार्थी भी वो गलती करके आएगा। तो यहाँ मैं गलत हूँ, लेकिन हम सब मिलके गलत कर रहे हैं। ये साहित्य के शोध की दिशा में यहाँ पे और भी एक जो बात में ये करनी थी, इसी क्रम में जोड़ते हुए, बहुत सारे बिंदु छूटेंगे, समय को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि कुछ विषय छूटेंगे भी, तो हम समायोजन करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए कि दूसरे विषय पे आते हैं कि स्वतंत्र शोध करना चाहते हैं। पहला विषय तो हो गया जो शोधार्थी उद्देश्य आता है शोध करने के लिए, एक स्वतंत्र शोध करना चाहता है। जैसे मुझे लगा कि मुझे निर्गुण संतों के उन काव्यों पे शोध करना है जो अभी पांडुलिपि के रूप में उपलब्ध है, और वो कबीर पंथ या संत के किस परंपरा में आते हैं, इसकी हमको विश्लेषण करना है। और हमारे पास ग्रंथ मिल गया। या उदाहरण के तौर पर अगर आप कभी राजस्थान विजिट कीजिए उस विश्वविद्यालयों में, तो देखेंगे कि मीरा से रिलेटेड या चित्तौड़ से रिलेटेड बहुत सारे पांडुलिपियां वहां बांध के रखी, कोई देखने नहीं जा रहा है। उन पांडुलिपियों में मुझे शोध करना है और मैंने काम करना शुरू कर दिया। उन पांडुलिपियों का जो समस्याएं हैं उस पर तो आएंगे कि हम लिप्यांतरण कैसे करेंगे, उसकी भाषा की समझ हमको आए कि नहीं। हम केवल सोच लेने से शोध कर नहीं पाएंगे, अगर भाषा की समझ नहीं तो नहीं कर पाएंगे। अगर लिप्यांतरण करना है तो मूल भाषा और आज की भाषा को हमको दोनों जानना पड़ेगा। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक ये भी जानना है कि हमारा उस विषय पे काम करने का या शोध करने की इच्छा ही क्यों हुई, और इस इच्छा के निर्माण में हमारी विश्व दृष्टि या कह सकते हैं कि हमारी विचारधारा महती भूमिका निभाती है। अब हमारी विचारधारा किस प्रकार की है, हमने सबसे पहले लाइन बोला था कि हमारा उद्देश्य क्या है, शोध का उद्देश्य क्या है या साहित्य का उद्देश्य क्या है, और हमने किस उद्देश्य से साथ काम करना शुरू किया। अब मान लीजिए कि हमारी जो विचारधारा है, हमें लगता है कि बहुत प्रोग्रेसिव है, लेकिन उस प्रोग्रेसिव जो मैंने बोला था अभी कि शोध होना क्या चाहिए, उस प्रोग्रेसिव रिसर्च से अगर हमारा साहित्यिक प्रगति, सामाजिक विखंडता का रिजल्ट आता हो तो हमें करना चाहिए क्या। अगर हम कर भी रहे हैं तो उस विचारधारा की, क्या हम उस विचारधारा के पूर्वग्रह में बंधे हैं, या जो शोध के सिद्धांत है उससे हम उस पूर्वग्रह से मुक्त होते हुए रिसर्च कर रहे हैं। कभी कभी हमारी विचारधारा हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती है कि हम चाह कर भी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे उदाहरण मैं 2 देना चाहूंगा। जैसे कामायनी पे काम करते हुए मुक्तिबोध ने अपना एक रिसर्च शोध ग्रंथ प्रस्तुत किया। उसी कामायनी पे रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी अपनी पुस्तक लिखी, डॉक्टर नगेंद्र ने भी लिखी। लेकिन पुस्तक लिखना और शोध करना दोनों में अंतर है। और मुक्तिबोध जिस आइडियोलॉजिकल स्थिति को लेके चलते हैं, उस स्थिति में आते आते, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि मुक्तिबोध के शोध की प्रासंगिकता नहीं है, लेकिन शोध की सीमा क्या रही है ये भी तो हमको मूल्यांकन करना होगा। और ये हम तभी कर सकते हैं जब उन सब विषयों को लेकर अलग से शोध करें। तो रामस्वरूप चतुर्वेदी क्या कह रहे थे और डॉक्टर नगेंद्र क्या कह रहे थे, और उसमें मुक्तिबोध क्या कह रहे हैं, और मुक्तिबोध के कहने का आधार क्या है। तब देखेंगे कि जो मूल रचनाकार है, जिन सिद्धांतों को लेकर लिख रहा था, उससे ज्यादा पूर्वग्रही होके मुक्तिबोध एक नया निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि कामायनीकार ने अपनी भूमिका में अपना उद्देश्य स्पष्ट कर रहा है। लेकिन मुक्तिबोध लिखते हैं कि ये दो वर्ग संघर्ष है, और दो वर्गों का देखते हुए उसमें मार्क्सवादी चिंतन को इस तरह से आरोपित करते हैं कि केवल एक व्याख्या एकांगी हो जाती है। तो क्या ये हमारी वैचारिक दुराग्रह था जिसके कारण ऐसा हुआ? हो सकता है कि अगर वैचारिक दबाव नहीं होता तो मुक्तिबोध उस किताब को और अच्छा कर देते और हमारे पास अर्थ के और भी आयाम देते। लेकिन कभी कभी वैचारिकता का दबाव आप पे लाभप्रद होता है, जब आप
में ना फंसे। जैसे उसी रामस्वरूप चतुर्वेदी ने साहित्य की संवेदना और स्वरूप पे काम करते हुए साहित्य का इतिहास लिखा, और जब साहित्य की संवेदना और स्वरूप पे काम करते जो इतिहास लिखते हैं, तो वो रामचंद्र शुक्ल के इतिहास से या उस तरह के जितने भी इतिहास लिखे गए हैं उससे अलग कैसे प्रतीत होता है, और क्यों वर्तमान समय में उसकी अर्थवत्ता प्रमाणित हो जाती है और लगता है कि हाँ, इस दृष्टि से भी विचार किया जाना चाहिए। ऐसे विषय पे उन्होंने काम किया था जहां पे लोगों ने शोध करना बंद कर दिया था, और उस किताब पुरस्कृत होती है, हमारे लिए लाभदायक होती है। तो विचारधारा कहाँ शोध में लाभप्रद है और कहाँ शोध की दिशा को भ्रमित कर देता है, ये विवेक आपको विकसित करना पड़ेगा। और ये विवेक अगर विकसित नहीं कर सकते हैं तो आपको दो काम करना पड़ेगा कि शोध प्रविधियों का सैद्धांतिक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जब शोध प्रविधियों के सैद्धांतिक इस्तेमाल में आते हैं तो हमारे शोध प्रविधि का सैद्धांतिक इस्तेमाल क्या है? पहले तो हमको पता होना चाहिए कि शोध क्या है। दूसरा, शोध के वैज्ञानिक अध्ययन के सोपान क्या है। अब उस सोपान में आते हैं तो हम देखते हैं जो हमने सारी बात कही कि विषय स्पष्ट होना चाहिए, लक्ष्य की परिकल्पना आपकी साफ साफ होनी चाहिए, सामग्री संकलन होनी चाहिए, सामग्री संकलन, तथ्य विश्लेषण और निष्कर्षण है। अब हमने कह तो दिया कि ये सोपान है, अब इसके सोपान के एक एक अंग पे आए। तो पहला होता विषय निर्धारण। विषय निर्धारण को लेके हमारे शोधार्थी ने क्या कार्य किया है, या उसके शोध निदेशक ने क्या काम किया, या स्वतंत्र रूप से हम काम करना चाहते हैं, तो उस विषय निर्धारण से पहले हमने उस विषय से संबंधित कितने ग्रंथों का अवलोकन किया है, हमने कब देखा है कि इस विषय पे क्या काम हुआ है। यद्यपि जो आपके वर्कशॉप का दूसरा पक्ष है टूल्स, अगर हम आएंगे तो अगर विज्ञान की बात लें तो सॉफ्टवेयर डेवलप हो गए हैं। अगर आप वहां डालेंगे एक सॉफ्टवेयर में कि अपना विषय, तो देखेंगे कि आज के समय में उसकी उपयोगिता क्या होती है, ग्राफ बन के आता है और ग्राफ बता देता है कि इस शोध पे कितना काम हुआ है और आज के समय में इसका क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन लैंग्वेज में तो ऐसा है नहीं। उन टूल्स की बात हम साफ साफ कर सकते हैं, हमारे पास टूल्स के कुछ नाम नोट किए हैं, लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं है। इसी तरह से जैसे ग्रामरली सॉफ्टवेयर आया है, अब ग्रामरली जो आया ग्रामर ठीक कर देगा, लेकिन क्या हिंदी साहित्य के या अन्य भारतीय भाषाओं के शोध को, भाषा को, व्याकरण को ठीक करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर है? नहीं है। इसी तरह से जो बिब्लियोग्राफी तैयार करना है, उस बिब्लियोग्राफी को एक रूप बनाने के लिए भारतीय भाषाओं को छोड़ के अन्य चीजों में सॉफ्टवेयर आ गया, नहीं है। तो हमें कभी कभी उन टूल्स का प्रयोग कर भी नहीं पाते जो डेवलप है। लेकिन जो एक तो ये सीमाएं हैं लैंग्वेज की, लेकिन जो सीमाएं नहीं है जो हम कर सकते हैं, हम वो भी नहीं करते हैं। जैसे विषय निर्धारण को लेकर मैंने आपको बताया कि उन विषय निर्धारण को लेकर हमने अपना कोई शोध कार्य नहीं किया, हमने लिटरेचर सर्वे नहीं किया और हमने विषय बना दिया हड़बड़ी में, तो उसकी परिणति क्या होगी? एक तो बात ये। दूसरा है कि सामग्री संकलन। अब सामग्री संकलन भी अपने आप में शोध का एक रूप है, वो सिखाता है। जब सामग्री संकलन करने जाएंगे तो प्राथमिक और द्वितीय सामग्री क्या होगी ये जानना होगा। पुस्तकालय में जाने के लिए इसको लोग शोध का अंग नहीं मानते। मैं इसलिए आप लोगों से बातचीत करना चाहता हूँ कि पुस्तकालय में पुस्तक को खोजने का जो ज्ञान है वो शोध का अंग है कि नहीं। अगर किसी अच्छे रिसर्चर के या शोध प्रविध पे किताब पढ़ेंगे तो उसको दो भागों में बांट के देखा जाता है। पहला तो ये होता है जो शोध के टूल्स बताते हैं, दूसरा होता है कि शोध के लिए आवश्यक अंग क्या है, जिसमें पुस्तकालय का ज्ञान होना। पुस्तकालय मतलब कैटलॉगिंग का ज्ञान होगा कि कूट क्या है, वहां पे बिब्लियोग्राफी, उसका मतलब वो जो कार्ड कैसे बनाए जाते हैं, पुस्तक आप खोजेंगे कैसे, भले वो डिजिटल हो गया होगा लेकिन उसके खोजने का तो पैटर्न वही होगा। दूसरी बात ये है कि अगर पुस्तकालय में आप चलो मान लें कि किताब खोज भी लेते हैं, आप जान जा रहे हैं, तो किस तरह के रिसर्च आर्टिकल का कहाँ प्रयोग करना होगा, इसके लिए क्या होगा, सामग्री संकलन कैसे करेंगे। और भी क्या हमें कोश निर्माण की सिद्धांत को जानते हैं या कोश को देखना हम जानते हैं? तो कोश निर्माण के सिद्धांत को नहीं जानते तो कोश का हम देखेंगे कैसे। जैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अपने विद्यार्थी को, जो इसमें हिंदी के अध्यापक हो या हिंदी के विद्यार्थी, खुद का मूल्यांकन करें और हिंदी का डिक्शनरी उठाएं, और मैं बोलना चाहता हूं कि वो खोज के दिखाएं गंगा कहाँ रहेगा या अंकन कहाँ रहेगा। क्योंकि अंग्रेजी में तो पता है कि अल्फाबेटिकल है, कैसे आएगा, हिंदी के अल्फाबेट्स को डिक्शनरी मोड में कब कहाँ रखा जाता है वो उनको ज्ञान ही नहीं है। इसी तरह से जो संयुक्त अक्षर है, छत्रज्ञ, वो कहाँ आएगा,
अगर हमको क्षत्रिय खोजना है तो हम छ में खोजेंगे जाके डिक्शनरी में पीछे कि क के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि छ का निर्माण कैसा हो व्युत्पत्ति नहीं जानते हैं। तो जब तुम शब्द की व्युत्पत्ति नहीं जानते हो, अपने वर्णमाला की व्युत्पत्ति नहीं जानते हो, तो आप डिक्शनरी कैसे देखोगे? और डिक्शनरी देखना नहीं जानते तो शोध करना चाहते हो। तो जब शोध कर रहे हो उस समय आपको पुस्तकालय में आपको कार्ड देखना, पुस्तकालय में पुस्तक खोजना और पुस्तकालय के कैटलॉगिंग के जो टूल्स हैं उसको जानना, साथ ही साथ जो कोष निर्माण है उसके टूल्स को जानना, और कोष और लाइब्रेरी के आपके सामग्री संकलन में क्या भूमिका इसको भी जानना जरूरी है, जो कि आज के शोधार्थी नहीं जानते हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया कि आप इसको देख सकते हैं। अब अगर सामग्री आपने संकलित कर लिया है तो उसका विश्लेषण किन टूल्स पे करेंगे और निष्कर्ष की प्राप्ति कैसे करेंगे, इसके आगे बातचीत करते हैं। अब शोध के बहुत सारे प्रणाली हैं। अब उस शोध के प्रणाली को अगर हम बात करते हैं तो उद्देश्य की दृष्टि से अलग प्रणाली होगा, काल की दृष्टि, ठीक है, या हम अंतर विषय शोध कर रहे हैं तो उसकी प्रणाली अलग होगी। तो हमको उस टूल्स को एक निर्मित करना पड़ेगा, उसी एक टूल पे काम करना पड़ेगा। अब मान लीजिए कि हमने एक शोध विषय बना लिया, तो उसकी परिकल्पना क्या होगी, उसकी रूपरेखा क्या होगी, साथ ही साथ सामग्री की प्रमाणिकता का हम जो है परीक्षण कैसे करेंगे, सामग्री का वर्गीकरण और विश्लेषण कैसे करेंगे, ये सब कैसे करेंगे, ये जाने बगैर हम शोध प्रबंध कैसे लिख सकते हैं। तो पहले तो इन टूल्स को बात करके ये तभी कर पाएंगे जिसमें दो तीन चीजें और भी बताना है इसको, कि आप जो है टिप्पण कैसे करेंगे और टिप कैसे लेंगे, या जो अभी आजकल के शोधार्थी जानते हैं जिनको तो कट पेस्ट करना है, फट से खोले एक लेख खुला कंप्यूटर में कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद में हूबहू उठा के चैप्टर में डाल देते हैं। इस सॉफ्टवेयर होने के बावजूद भी आपको टिप लेना पड़ता है। उस टिप लेने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि टिप लेने के सिद्धांत क्या है, और उस टिप में 4-5 पद्धति लागू होती है। कि टिप लेते दौरान आपको रचनाकार का किसी आलोचक का हूबहू बात लेना है, या आपको एक पृष्ठ से लेकर 10 पृष्ठ के बातों का निष्कर्ष लेना है। तो दोनों का जब टिप लेंगे, हूबहू लेंगे, तो आप किस तरह से योजक चिन्हों का प्रयोग करेंगे, और अगर आप 1 पेज से लेकर 10 पेज तक के बीच के निष्कर्ष लेंगे तो आप किस तरह का चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ये ज्ञान होना जरूरी है। साथ ही साथ हो सकता है कि जब हमने 1 से लेकर 10 पेज तक पढ़ा उसमें से मैंने उनकी बातों को अपनी बात में कह लिया, अपने शब्दों में कहा, और तत्कालीन में टिप्पणी भी करना चाहता हूँ, तो क्या उस कार्ड पे हमको टिप्पणी करना है कि नहीं? नियमतः करना चाहिए, और उस कार्ड का विषय ऊपर लिख देना चाहिए, वो चाहे आप कंप्यूटर से ही क्यों ना कर रहे हो। अगर कार्ड नहीं कर रहे हो, आप एक पेज बना के कर रहे हो, तो उस पेज पर लिख दीजिए। कल को आप उस पेज को एक जगह समायोजित कर देंगे, तो जब आप शोध काम करना करेंगे, जब आप कंप्यूटर में कोई शब्द डालेंगे तो पूरा का पूरा पेज एक साथ खुल जाएगा और आपको सारा आसानी हो जाएगी। तो जो कार्ड है, अगर आप कंप्यूटर में आते हैं, तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तो कार्ड में तो आपको 10 कार्ड पलटना भी पड़ता था। यहाँ तो एक शब्द आपको डालना है, सारे टूल्स मिल जाएंगे कहाँ कहाँ पे हैं, तो आपके लिए शोध आसानी हो जाएगी। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हुए वहां की बातों को या तो हूबहू उस आलोचक के रचनाकार के शब्दों में या अपने शब्दों में या उस पर टिप्पणी करते हुए आपने कोट अनकोट एक अलग से रिसर्च पेपर बना लिया है, ये तो नहीं कर पाएंगे, जो कि आज के रिसर्च शोधार्थी करते ही नहीं है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने बोला कि जो भी आपसे बात कर रहा हूँ मेरा व्यक्तिगत अनुभव उससे गुजरते हुए है, या तो अपने शोधार्थी के साथ या व्यक्तिगत शोध करते हुए। तो मैं आपके ऊपर कोई सिद्धांत इसलिए किसी को दोष मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, दोष मुक्त भी नहीं कर रहा हूँ। इसी तरह से होता है फुटनोट। अब फुटनोट का अर्थ तो पक्का के नीचे लिखा जाएगा, लेकिन फुटनोट के लिए सिद्धांत क्या लेंगे आप? 3 तरह के पैटर्न आए, शिकागो पद्धति है, एमएलए पैटर्न है। अब एमएलए पैटर्न में या शिकागो पद्धति में निरंतर परिवर्तन होता चला गया है। हमारे शोधार्थी यही नहीं जानते हैं कि शिकागो पद्धति क्या है या एमएलए पैटर्न क्या है। एमएलए पैटर्न में भी निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। तो अगर, और उसमें भी है कि एकल होगा, आप एकल संपादक है, 2 संपादक है, एकल व्याख्याता है, एकल रचनाकार है, या किसी संस्था के द्वारा किताब निकल रही है, इन सबको लेके अलग अलग जो है संदर्भ दिए हुए हैं। वो अगर आप, मैं आपके ज्ञान के लिए बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा नहीं पढ़ सकते हैं और आप नहीं खोजना चाहते हैं, गूगल पे उपलब्ध नहीं, तो एक हिंदी में पत्रिका आती है जो CSDS से है, प्रतिमान। प्रतिमान उसका हूबहू जो है प्रयोग करता है। अगर प्रतिमान में आपको लेख देना है, शोध लेख, तो आपको बिना एमएलए पैटर्न जाने नहीं लिख सकते हैं। तो आप, और हर प्रतिमान के अंतिम पृष्ठ पे
एमएलए पैटर्न के उदाहरण दिए होते हैं। तो जिन शोधार्थियों को नहीं पता है, अगर वो नहीं खोज सकते हैं, तो प्रतिमान के अंक को ले और उसके सबसे अंतिम पृष्ठ पे जाएं, वहां एमएलए पैटर्न के उदाहरण से। एक तो बात मुझे ये बतानी थी। इसके अलावा जो अगर हम जाएंगे कि हम कब कॉमा का प्रयोग करते हैं, कब डबल इन्वर्टेड कॉमा का प्रयोग करते हैं, दर्ड की पद्धति क्या होगी, बिब्लियोग्राफी की पद्धति क्या होगी, इन सब को लेके हमारे पास एक आकार प्रकार सुनिश्चित है। तो जो शोधार्थी हैं इन चीजों को लेके भी अपनी उत्सुकता जाहिर करें और जाके उधर बातचीत करें। 2 मिनट में एक बात और उदाहरण कहते मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि इस शोध की चुनौतियां क्या हैं, इस पे तो हमने बातचीत किया और इसमें मैं बात करते करते बताया कि पूर्वग्रह हो जाएगा तो उसके निष्कर्ष कैसे आएंगे। एक उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ ही एक छात्रा ने शोध किया और शोध के दौरान उसको एक किताब मिली जिसका नाम था अबलाओं का इंसाफ। और उस अबलाओं का इंसाफ के राइटर कोई जो लेखिका थी वो थी स्फूर्णा देवी। और उसने उस किताब मिली तो उसको होता नहीं कि आपको तो बहुत नई चीज मिल गई। उस नई चीज को उसने वाणी प्रकाशन से प्रकाशित कराया और उसको पुस्तक मेले में विमोचित करते हुए गुरजो नामोर सिंह ने भी बहुत अच्छा बोला और बताया ये कि ये किसी स्त्री के द्वारा लिखा गया पहला आत्मकथा है। लेकिन इसी विश्वविद्यालय में दूसरे विद्यार्थियों ने शोध करते हुए ये दिखाया। अच्छा, शोधार्थी भी बहुत बड़े रचनाकार की बेटी थी। उसके बाद देखा गया कि जो जिसे स्त्री के पहली आत्मकथा कही गई वो मूल रूप से स्त्री के द्वारा कही ही नहीं गई थी, उसके रचनाकार पुरुष थे। और वो अब की बात नहीं है, वो कलकत्ता में बहुत पहले शुरू हो चुका था 1926-27 में। और उसके लिए पूरा बाकायदे वहां आंदोलन चला था। तो कभी कभी जो आप अति उत्सुक होके अतिशय उत्साही होकर रिसर्च करके और लाके प्रकाशित करके उस पर पॉपुलरिटी गेन कर लेते हैं, वो बहुत जल्दी अप्रासंगिक हो जाता है। वो मैंने बताया कि इसी विश्वविद्यालय में 2 पेपर आए। अगर आप लोग उसका रेफरेंस देखना चाहेंगे तो मैं बता देता हूँ विद्यार्थियों के लिए कि हंस का अंक देख ले, अगर नहीं है तो जो हमको हमारे पास जो आपके मैसेज आए उसमें मैं वो पूरा का पूरा लेख आपको भेज देता हूँ, आप लोग पढ़िए और आपको समझ में आएगा कि किस तरह का रिसर्च होना चाहिए, किस तरह कोट एंड कोट होता है। अब इसी विषय में मैं अपने बाकी विषय को छोड़ते हुए करीब समय हो गया है, 2 बिंदुओं पे और बात करना चाहूंगा। एक तो शोध में नवाचार को लेके, एक शोध में संभावना को लेके, विशेष तौर पे हिंदी साहित्य में। हिंदी साहित्य में शोध में नवाचार की अगर बात करें तो अंतर विषय इस समय बहुत सारे काम हो रहे हैं कि साहित्य का समाजशास्त्रीय अध्ययन, साहित्य का ऐतिहासिक अध्ययन। तो इसमें संभावना तो बहुत सारी आई है, लेकिन जो समस्या है कि साहित्य के किसी भी बर्बक विद्वान ने किसी समाजशास्त्रीय विद्वान से मिलके साहित्य में शोध के समाजशास्त्रीय टूल्स को अभी तक डेवलप नहीं किया है। तो जब हम साहित्य में समाजशास्त्रीय अध्ययन करते हैं तो हमें मजबूर होकर समाजशास्त्र के टूल को लेके अध्ययन करना होता है। लेकिन समाजशास्त्र के शोध की जो टूल्स है क्या हूबहू साहित्य के सिद्धांत पे लागू हो सकता है? कदाचित नहीं। अगर नहीं तो शोध की आपकी सीमा हो जाएगी। इसलिए बेहतर होगा कि हमारे शोधार्थी जो नए आ रहे हैं कुछ सैद्धांतिक शोध भी करें और वो शोध के सिद्धांत का भी निर्माण करें। केवल पृष्ठपेषण ना करें बल्कि एक सैद्धांतिक पुस्तक लेके आए और बताएं कि हमारे पास शोध के लिए क्या क्या दिशा और संभावना हो सकती है, उसमें नवाचार क्या हो सकता है। और मैंने जैसा बातचीत में कह दिया है, यहाँ पे उसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा कि हमारे पास जो नए टूल्स आए हैं, जो सॉफ्टवेयर आए हैं, वो हमारे भाषागत सीमा है कि वो हम प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्यों उसको सीमा बनाए हुए हैं? जब माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर की भाषाओं को लेके हमारे पास तमाम तरह के, आज के डेट में यूनिकोड आ गया है, एक भाषा हो गई है, तो क्यों ना हम साहित्य में या किसी भी भारतीय भाषा में काम करते हुए यूनिकोड का ही प्रयोग करें और उस यूनिकोड के माध्यम से जो अब रिसर्च हो रहा है कम से कम शोध गंगा के माध्यम से उसको दुनिया के सामने लेके आए और उसको तो लोग जान पाए। हम वो भी नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक समस्या है। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। साथ ही साथ जो नए टूल्स आए उसको प्रयोग करें, जैसे बहुत सारा ई बुक। अब ई बुक पे अगर आपको जाना है और रामकथा पे जानना है तो आप डालेंगे तो आपको सारा मिल जाएगा। उसके फायदे भी हैं, सीमाएं हैं, लेकिन अभी तो हम उसका फायदा लें।
जब देखेंगे कि क्या समस्या है तो इस पे और बातचीत करेंगे। और ये जो नए मैं बोल रहा हूँ नवाचार, साहित्य में नवाचार पे शोध हो सकता है, उसको काम करने की जरूरत है। इसी तरह से शोध की संभावना क्या है स्पेशली साहित्य में, क्योंकि क्या हम साहित्य को हे दृष्टि से देखने वाला बनाए रखेंगे, स्पेशली तब जब हिंदी बाजार की भाषा बन चुकी है और आज विश्व बाजार को हमारी जरूरत है, तब भी हम उसको द्वैत दर्जे का मान रहे हैं। पूरे के पूरे मीडिया हिंदी में अपना काम करने लगी है। आरडो गोस्वामी जैसे लोग जो अंग्रेजी का चैनल चलाते थे हिंदी में चैनल चलाने लगे हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हिंदी की महत्ता क्या है, भाषागत भी, लेकिन साहित्य उससे अलग है। भाषा में तो महत्ता बढ़ती जा रही है, साहित्य में इसको उपादेयता हम घटाते जा रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी सीमाएं हैं। तब इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें संभावना क्या हो सकती है। हमारे यहाँ विशेष तौर पे हमारे भारतीय जो शोध की प्रक्रिया में हमने कभी भी हिंदी साहित्य को इतिहास लेखन का अंग नहीं बनाया। मध्यकाल में जो इतिहास लिखे गए और आधुनिक काल में उसमें उर्दू फारसी के तो हमने लिया, लेकिन हिंदी को हमने किनारे रखा। लेकिन जब अब हम आप आज रिसर्च कर रहे हैं और हम देख रहे हैं और तुलसी पे बात कर रहे हो, उदाहरण दूं मैं आपको, जब तुलसी की इस कविता को पढ़ते हैं कवितावली से कि खेती न किसान को भिखारी न भीख बलि, बनिक को न बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध मान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करी। अब ये बात अगर हम पढ़ रहे हैं और कब लिख रहे हैं, महान अकबर के सम्राट के कार्यकाल में ऐसा तुलसी बाबा लिख रहे हैं। तो महान अकबर का कार्यकाल ऐसा था, तो उस दौर में तुलसी को ये क्यों सोचना पड़ा, जीविका को लेकर इतनी त्राहिमाम स्थिति पे क्यों विचार करना पड़ा और लिखना पड़ा। और वो बोलते हैं यहाँ तक कि एक कहे एक एकम सो कहाँ जाए का करी। तो ऐसी कविता को ध्यान में रखते हुए उस महान अकबर के कार्यकाल के ऐतिहासिक संदर्भ को भी रिसर्च करने की जरूरत है। और ऐसे इतिहासकारों को साहित्य से संदर्भ लेना पड़ेगा और साहित्यकारों को इतिहास से संदर्भ लेना पड़ेगा। तब एक नए भारतीय इतिहास की हम एक स्वरूप हमारे सामने गढ़ पाएंगे और हम तब बता पाएंगे कि हमारे शोध की संभावना क्या है। हमारी दिक्कत यह है कि हम इस तरह की बात सोच ही नहीं रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि कोई आए और इस कविता को ले और इस तरह का नया जो है विचार हमारे सामने रखे, और तब हमको मौका मिल जाएगा कि नहीं नहीं नहीं, अकबर तो जातिवादी था, अकबर तो इस्लाम का कट्टर समर्थक था, या अकबर तो महान था ही नहीं, और तब हम गाली देना शुरू कर देंगे। ये हम इंतजार किस लिए कर रहे हैं, हमको सचमुच शोध करने की जरूरत है। साहित्य आज के डेट में, आज की तारीख में इतिहास का अंग, समाजशास्त्र का अंग बन रहा है। इतिहासकारों को भी ये बहुत गहराई से समझना पड़ेगा कि साहित्य भी इतिहास लेखन का अंग है और उसको बनाना पड़ेगा। तभी भारतीय समाज में एक ऐसे स्वरूप को हम ला के रख पाएंगे जो सर्व हितकारी होगा, उपयोगी होगा, सार्थक होगा, लाभकारी होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने मुझे बुलाया, इस पे बातचीत किया, आप सबका आभार, पुनः पुनः धन्यवाद, प्रणाम। अगर कुछ पूछना है तो आप बातचीत कर सकते हैं मुझसे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना शानदार व्याख्यान देने के लिए। हमारे कई प्रतिभागियों ने सर आपको धन्यवाद दिया है, कृतज्ञता ज्ञापित की है, आया है प्रतिभागियों के शब्दों में सर बहुत ही अद्भुत, मौलिक और बहुत ही उपयोगी व्याख्यान था सर। मैं सर हिंदी विषय का तो नहीं हूँ, लेकिन इतना सुंदर व्याख्यान था सर, मैंने बड़े गौर से सुना और बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां सर मुझे मिली आपके इस व्याख्यान से। कुछ प्रश्न आए हैं सर प्रतिभागियों की तरफ से, वो मैं सर आप तक पहुंचाना चाहूंगा। जी, एक प्रतिभागी राजीव यादव जी ने पूछा है, मौलिकता और विचारधारा में बंधे होने की सीमा विभाजन को कैसे निर्धारित और परिभाषित करेंगे? देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि विचारधारा पूर्वग्रह में कब बदल जाता है, ये बहुत बारीक सा अंतर होता है। मैंने उदाहरण भी आपको दिया, इसलिए कि मेरी विचारधारा है, जीवन जी रहा हूं, तो पूर्वग्रह बन जाएगा मुझे थोड़ी पता लगेगा। इसीलिए जब हम शोध कर रहे होते हैं तो हमारे कोई शोध निदेशक होता है या हम व्यक्तिगत शोध कर रहे होते हैं, तो अपने शोध पत्रों, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप शोध कंप्लीट होने से पहले अपने शोध के कुछ हिस्सों को नियमित प्रकाशित करते रहना चाहिए। कारण ये है कि जब अपने शोध को आप सबके सामने लेके आएंगे और सब उस शोध को पढ़ेंगे तो उसके पक्ष विपक्ष में चर्चा शुरू होगी। जैसे मैंने आपको उदाहरण अभी दिया कि एक रचना हमारे यहाँ आए
और ये बताया गया कि स्त्री की पहली आत्मकथा है जो कि बाद में खारिज हो गई। अगर वही रचना शोध कंप्लीट होने से पहले हमारे सामने आती तो हमारे शोध की सीमा पता लग जाती, शायद हमारा शोध और प्रासंगिक हो जाता। विचारधारा आपको कभी कभी एहसास नहीं होने देगा कि आप पूर्वग्रही हो गए हैं, लेकिन आपकी विचारधारा समाज के हित में नहीं जा रही है, समाज तो डिसाइड कर सकता है, और भी तो शोधार्थी हैं। जब आप उसको किसी शोध प्रबंध, किसी भी शोध पत्रिका में अपने आप को प्रकाशित करेंगे और लेके काम करेंगे तो हमें इसका ज्ञान होगा। इसमें निश्चित तौर पे विज्ञान के भी विद्यार्थी होंगे, वो देखते होंगे कि जब विज्ञान के विद्यार्थी काम करते हैं तो पेपर में 3-4 लोगों के नाम लगाते हैं, उसके मेंटर का नाम स्टार लगा के नीचे दिया होता है कि सवाल उनसे पूछ रहा, रिसर्च में कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि वो मेंटर डिसाइड कर रहा होगा कि उसके बारे में और क्या हुआ है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उस पर जितने भी तथ्य उसका विश्लेषण कर अपने रिसर्चर को बताए। और वो पेपर इसलिए पब्लिश कर दिया जाता है कि अगर दुनिया में उस तरह के कहीं भी रिसर्च हो रहा है तो या तो उसके तुरंत विरोध शुरू हो जाएगा, उसके इनपुट देना लोग शुरू कर देंगे। वो उसके निदेशक की जिम्मेदारी होती है, उसको लेता है, अपने शोध में इनपुट के रूप में प्रयोग करता है। क्या साहित्य के विद्यार्थी इस तरह का कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, इसलिए जरूरत है कि हम समाज में उतरे अपनी दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ अपने रिसर्च के, और हम ये दावे साथ कह पाए कि हम ऐसा काम कर रहे हैं। जब उतरेंगे तो हमें अपना आटे दाल का भाव पता लगेगा। और ये आटे दाल का भाव पता क्यों नकारात्मक अर्थ में नहीं है, पता लगने से हमको पता होगा कि कितना आटा कितना नमक मिलाना है, ये भी जानना जरूरी है। नहीं तो आपका वो नहीं सार्थक होगा। तो वो आप व्यक्तिगत तौर पर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब वो आप बाजार में लेके आएंगे, यहाँ बाजार में ये वाला बाजार नहीं है, शोध का बाजार जो है जहाँ पे लोग पढ़ते पढ़ाते हैं, उसमें लेके आएंगे तो आपको अपनी सीमाएं भी पता लगेंगी और संभावनाएं भी, केवल सीमाएं नहीं, संभावनाएं भी, क्योंकि जो उस पर काम कर रहे होंगे तुरंत आपसे कहीं ना कहीं जुड़ेंगे और बताएंगे कि इसमें ये काम हुआ, इसको भी देखिए आप। जी थैंक यू सर। एक और क्वेश्चन है सर, आज की प्रौद्योगिकी युग में भाषाई बहुलता किंतु समृद्ध भाषा अल्प ज्ञान का शोध पर क्या असर पड़ा है? ये रिपीट कीजिएगा। आज के प्रौद्योगिकी युग में भाषाई बहुलता किंतु समृद्ध भाषा अल्प ज्ञान का शोध पर क्या असर पड़ा है? हाँ, ये बढ़िया सवाल जिसने भी पूछा है। ये है मिस्टर राजीव यादव ही है, उन्होंने ही सर दूसरा सवाल पूछा है। राजीव ने बढ़िया सवाल पूछा, ये इसलिए कि देखिए भाषाई बहुलता का बोध आपको कब हुआ? यह आज के समय में ही हुआ। क्यों? ऐसा नहीं है कि भाषाई बहुलता हमारे पास नहीं थी, हम भाषा पे निरंतर शोध कर रहे थे और हमें एक मतलब हमें तो पता है भारोपीय भाषा परिवार। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भारोपीय क्यों? भारत और यूरोप ही क्यों? इस पे तो काम हुआ। हमारे पास दो थ्योरी आई कि आर्य पहले थे कि द्रविड़ पहले थे, आर्यन आए या द्रविड़ियन मूल निवासी थे। ये इसलिए हुआ कि अगर हम भाषाई बहुलता को देखते हुए हमने देखा कि नहीं भाई हमारे पास तो भाषा की बहुलता थी, और ये हमें पता लगा आज के टूल्स के माध्यम से। इसमें जब हमने और अपने अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र का विस्तार किया, साथ ही साथ वो जो अध्ययन अध्यापन से विमुख थे, या जिसको कह सकते हैं कि आज के तथाकथित मेन स्ट्रीम के अंग ही नहीं थे, वो आए तो उनकी भाषा भी हमारी आई, और तब उसके लिपि निर्धारण को लेके, उसके शास्त्र के सिद्धांत को निर्धारण को लेके हमने काम शुरू किया। जैसे आज के डेट में सबसे बर्निंग सवाल है काकबराक को लेके कि काकबराक की ये है, हम अपने भाषाई बहुलता से परिचित ही नहीं थे। जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने हमारी भारतीय भाषाओं को लिया और उसकी लिपि निर्धारित कर दी दूसरी, और उन्होंने हमारी भारतीय भाषाओं के लिपि को अपनी भाषा में लिख के हमारी भारतीय भाषाओं का उपयोग किया, और इसीलिए उनके यहाँ रिसर्च बेहतर हुआ, हम नहीं कर पाए। अच्छी बात यह है कि इन टूल्स के वजह से हम भारतीय भाषाओं के बहुलता को जाने हैं और उस पर हमने काम करना शुरू किया है। आज ये बहुत बेहतर सवाल है कि असम या ईस्ट की तमाम भाषाओं को लेकर जो विलुप्त प्राय है, उनके लिपि निर्धारण के प्रयास से हम जूझ रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके एक लिपि निर्धारण करें। तो इसलिए भाषाई बहुलता आज के समय लाभप्रद हुआ है। अब हमें उस मौके का कितना सदुपयोग करना है, ये एक शोधार्थी के सोच, उसके विषय विस्तार और उस जिसके साथ वो शोध कर रहा है, या जिस तरह से मैंने बोला कि प्राथमिक ग्रंथ और द्वितीय ग्रंथ पे मैंने बातचीत किया नहीं, क्योंकि शोध में जरूरी है कि अगर हम उस भाषा पे काम करेंगे तो हमको जाना पड़ेगा वहां पे काम करने के लिए। उसके भी दो टूल्स हैं कि एक तो होता है कि हम उसी के रूप में जाके उनकी भाषा सीखें, उनके बीच में रह के सीखें। दूसरा होता है कि मुझसे तटस्थ रहें, किसी और के माध्यम से उनकी भाषा में होने वाली घटनाओं का अवलोकन करें और रिसर्च दें। इसमें दो रिजल्ट होगा, जैसे
मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद एनडीटीवी या किसी और का था, मैं कहीं पढ़ रहा था कि एक बार बुजुर्गों या विकलांगों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको जानने के लिए उनके टीम का ही कोई आदमी सड़क पे चलते हुए विकलांग या वृद्ध महिला या पुरुष के साथ बदतमीजी करता था। उसके बाद समाज की क्या प्रतिक्रिया होती थी, तत्काल रिकॉर्ड करते थे वो। अब ये उसके बीच में जाके रिसर्च करना हुआ है, तो जान पाए कि मानवीय संवेदना उनके प्रति कैसी है, शास्त्रीय सिद्ध और सरकार की नीतियां क्या है, ये हम तब जान पाए। तो इसी तरह से अगर हमको भाषीय बहुत, देखिए टूल्स आने से हमको पता तो लगा है और दुनिया वैश्विक हुई है, उससे भी हमको लाभ हुआ है कुछ कुछ। केवल उसके नकारात्मक पक्ष को ना देखें, उसके सकारात्मक पक्ष को देखते हुए अगर हम ऐसा जाते हैं और हम देखते हैं कि उस भाषा के लिपि के निर्धारण को लेके, उस भाषा के शास्त्र को लेके, उस भाषा के व्याकरण निर्धारण को लेके हम काम करते हैं और उस भाषा के साहित्य को हम पूरे भारतीय परंपरा, ज्ञान परंपरा में लेके आते हैं, तो निश्चित तौर पे ना केवल उस जाति, वर्ग, क्षेत्र का विकास होगा, बल्कि भारतीय भाषाओं का भी विकास होगा और हमें एक दूसरे के बीच जो संवेदनाओं का आदान प्रदान है, समझने में सहजता मिलेगी। इसलिए मैं उसको सकारात्मक दृष्टि से देखता हूँ। थैंक यू सर। कुछ प्रतिभागी सर सीधे आपसे सवाल करना चाह रहे हैं, अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। एक दो 10 सवाल मिनट सर। हमसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हाँ वो सर, एक दो सवाल इनके सीधे ले लें आप सर। जी हाँ तो जी, गुड आफ्टरनून सर। जी बोलिए। सर एक्चुअली वैसे तो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी, बट स्टिल आई हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर। सर जैसे आपने बोला कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर हमें पहले करना चाहिए, उसके बाद हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है और हमारा क्या हम टॉपिक ले रहे हैं बेसिकली रिसर्च के लिए अपने। तो सर बस मेरा ये छोटा सा क्वेश्चन है कि हम कैसे डिसाइड करें कि हम किस तरह की रिव्यू, किस तरह के लिटरेचर का एक्चुअली रिव्यू करें। अच्छा देखिए, इसमें दो अंतर आएगा ज्योति जी। जी। एक तो ये कि जो साइंस का लिटरेचर रिव्यू होता है और जो लिटरेचर वालों का, विशेषली भारतीय भाषाओं का जो रिव्यू होता है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कारण ये है कि जो हम साहित्य में शोध करने जा रहे होते हैं उसमें बहुत सारा तथ्य पहले से उपलब्ध होता है और हमारे पास विज्ञान की तरह से टूल नहीं है कि हम कोई सब्जेक्ट डालें और उसका एक ग्राफ आ जाए कि उस पर किस तरह की संभावना है। तो जब हम, जैसे मान लीजिए कि उदाहरण के तौर से आप समझा सकता हूँ, विज्ञान का तो आप उस पर रिलेट कीजिएगा, कि मान लीजिए कि हमको काम करना है कि उपन्यास और आत्मकथा के अंतः संबंध क्या है, या कोई टेक्स्ट उपन्यास है या आत्मकथा है, या उपन्यास लिखते हुए आत्मकथा का रोल क्या है, क्या रचनाकार अपनी आत्मकथा उस उपन्यास में कहने लगता है। दो नाम सीधे सीधे, जैसे हमारे यहाँ हिंदी में शेखर एक जीवनी कहा जा रहा है, जीवनी लेकिन है उपन्यास। इसी तरह से एक उपन्यास का नाम है बाण भट्ट की आत्मकथा, कहा जा रहा आत्मकथा लेकिन है उपन्यास। अब इस पे अगर हमको काम करना है तो हम उसको जीवनी मान के करें या आत्मकथा मान के करें। और तब हमको लिटरेचर रिव्यू इसलिए करना पड़ेगा कि भारतीय चिंतन परंपरा में उपन्यास को लेके, भारतीय चिंतन परंपरा में बहुत फोकस करके बोल रहा हूँ, क्योंकि आयन वॉट को अगर आप जिक्र करेंगे तो वो पाश्चात्य में उपन्यास का, भारत में उपन्यास के उदय का और पश्चिम में उपन्यास के उदय की दोनों के पृष्ठभूमि में कुछ समानता होते, अंतर बहुत है। क्योंकि हमने बोला कि हमारे यहाँ पूंजीवाद उस तरह से आया नहीं था, हमारे यहाँ मध्य वर्ग का उदय दूसरा, उनके यहाँ मध्य वर्ग का उदय दूसरा है। तो ये बात हमको जाननी पड़ेगी अपने लिटरेचर को समझते हुए कि हमारे मध्य वर्ग में उदय की पृष्ठभूमि क्या रही है, हमारे यहाँ उपन्यास का उदय कैसे हुआ है, और उस उपन्यास के उदय के लिए आत्मकथा और जीवनी में हमारे क्या संबंध रहा है। तब हम जाके विषय निर्धारित कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते हैं। ये हमको जानना ही पड़ेगा। इसलिए हमको जो विषय आ रहा है उससे पहले के लिटरेचर रिव्यू हमको करना ही पड़ता है और इसीलिए हमारा शोध बेहतर होता है कभी कभी। अच्छा, उसके बाद दूसरा भी वो है कि जो हमने सामग्री संकलन कर लिया, जो हमने अपना मटेरियल इकट्ठा कर लिया, फिर उसका रिव्यू बोलते हैं। तो हमारे यहाँ उसको लिटरेचर वाले में उसको बोलते हैं सामग्री का परीक्षण, विश्लेषण या मूल्यांकन करना। तो वो साइंस में उस तरह का जो लिया जाता है उसको भी लिटरेचर रिव्यू बोला जाता है। तो हमारे यहाँ दो टर्म प्रयोग हो रहा है, मैंने बोला लैंग्वेज को लिटरेचर में लेके, एक प्री एक पोस्ट। तो प्री के लिए लिटरेचर भी हमारे यहाँ प्रयोग होता है, पोस्ट के लिए हमारे यहाँ विश्लेषण और मूल्यांकन प्रयोग होता है। इसलिए आपको शायद हमारे सुनने में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, ये अंतर है। इसलिए मैंने हिंदी विषय को लेकर बातचीत किया था, भारतीय भाषाओं को लेकर, तो थोड़ा सा अंतर आया होगा आपको। Thank you so much, sir. It was wonderful lecture. Thank you. Now, sir, one more participant.
जी अब ये अंतिम सवाल माना जाए क्योंकि दैट शुड बी द लास्ट वन सर। जी अगर अनीता, आप सुन लीजिए एक दो सवाल तो उसमें बात कर लेता हूँ। जी अनीता, बताएं। यू कैन आस्क क्वेश्चन। पूछिए अनीता, अनम्यूट योरसेल्फ, यस, एंड आस्क क्वेश्चन। Good afternoon, sir. जी नमस्कार, बताएं। Sir, I am the student of, I am research scholar of parasitology, biology, but your lecture is very good. थैंक यू। It is very useful for me, for environment, for our society. सर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत ही अच्छा बताया हिंदी साहित्य का इतिहास। मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा क्योंकि मैं मुझे अच्छा अनीता जी धन्यवाद आपको। मैं चाहता था कि हिंदी या संस्कृत या इस तरह के साहित्य वाले भी कोई प्रश्न पूछते, लेकिन उन्होंने पूछा ही नहीं। नहीं तो सर आपने शुरू में बताया ना कि ऑनर्स का हिंदी के कोर्स में वो जाते हैं, इनका एडमिशन दूसरे पहले में नहीं हो पाता। ये समय भी नहीं दे रहे हैं सर। वाकई जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं सर, विज्ञान के जो इम्पोर्टेंट अन्य भाषाओं के मतलब जो अन्य स्ट्रीम के लोग हैं उनके पास तो देखिए रिसर्च को लेके गंभीरता दिखती है। हमने जी, बातचीत अपनी इसलिए रखी थी कि साहित्य के में जो समस्याएं हैं उसको भी बातचीत करना चाहता था। तो ठीक है अनीता जी, आपका धन्यवाद, आपने मुझे सराहा और आपके किसी काम आया ये व्याख्यान। सर बहुत ही अच्छा लगा। 12th क्लास तक मेरी हिंदी थी। मैं यूपी बोर्ड की स्टूडेंट हूँ और प्रेजेंट टाइम में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी एमएससी की और यहीं से मल्होत्रा सर के अंडर में रिसर्च कर रही हूँ। प्रोफेसर जी संदीप, मैं भी उसी विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट हुआ हूँ और मैं भी साइंस से छोड़ के हिंदी में आया हूँ। आप लोग को जान के ताज्जुब होगा कि मैंने सीधे एमए हिंदी किया है, उससे पहले मैं साइंस स्ट्रीम में था। जी थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। ठीक है, धन्यवाद। ज्यादातर सर हिंदी के विद्वानों के साथ ऐसी ही बैकग्राउंड है, साइंटिफिक बैकग्राउंड, इसमें हिंदी अच्छा कर रहे हैं सर। हाँ ये हो सकता है। वो मैंने बोला था ना कि पहले ही बातचीत करते हुए कभी कभी आपके संस्कार, ये संस्कार मैंने इस परंपरा में नहीं बात किया कि मतलब जो संस्कार आपको अध्ययन अध्यापन का मिला वो कभी कभी काम आता है और आपको विश्लेषित करने में तार्किक बना देता है। तो वो मेरे विज्ञान की पढ़ाई का योग है, ये मैं हमेशा मानता हूँ, अभी भी मान रहा हूँ। थैंक यू सर, आप हमसे जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इस महत्वपूर्ण व्याख्यान से हमारे शोधार्थियों को, हमारे इस विधा के अन्य सभी लोगों के लिए, अध्यापकों के लिए भी सर आपने नई सोच दृष्टि दी, नए विचार दिए सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आपके आभारी हैं हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आप सबका। एक